हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। देखिए, हम जो पढ़ रहे थे उसमें सहायक समीकरण निकालना सीख रहे थे हम लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए। ठीक है, हमने पढ़ा था कि व्हेन द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर और डिस्टिंक्ट और अलग अलग हो तो हमने इसका सी एफ निकालना सीख लिया था, यानी जेड की वैल्यू के साथ में। और यदि सहायक समीकरण के मूल हम जो पढ़ रहे हैं वो है सहायक समीकरण के मूल जो मूल हैं वो कैसे हों? अधिकल्पित हों, अधिकल्पित हों। जैसे m1 बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा वाले, ठीक है, तथा m2 बराबर अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो पूरक फलन m1 व m2 के मान रखकर प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा दूसरे में अल्फा माइनस आयोटा बीटा, क्योंकि दोनों पेयर में ही होते हैं। ये चीज़ आप पहले सीख चुके हैं। ठीक है, अगर आपके पास हो तो इसमें क्या हो जाएगा? जेड बराबर 5 वाई प्लस अल्फा। अभी देखो m1 के और m2 मान रखने हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको जो पहले की तरह c1 कोस अल्फा उसको कोस बीटा प्लस c2 साइन बीटा टाइप का वो नहीं करना है। यहाँ पे अल्फा मान रखना है, यहाँ पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा वाई प्लस, ठीक है, और सेकंड में 5 वाई प्लस अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, दो मान इस तरह से आ रहे हैं। तो हमारे पास सहायक समीकरण, इसमें देखो हम और आंसर दे देते हैं फाई n, तो y प्लस अल्फा n, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा बीटा जो भी यहाँ पर होगा। अब नेक्स्ट केस जो हमारे पास है, जो बनता है उसको देखते हैं। केस हमारे पास है सेकंड, जब सहायक समीकरण, ठीक है, जब सहायक समीकरण के मूलों की पुनरावृत्ति हो, when the roots of auxiliary equation are repeated। ठीक है, जब सहायक समीकरण के मूलों की पुनरावृत्ति हो, when the roots of auxiliary equation are repeated। तो इसमें हमको क्या होगा कि सहायक समीकरण में रिपीटेड का मतलब क्या है कि मूल समान समान होंगे। मान लेते हैं कि दो मूल समान है इसके, ठीक है, माना इसके दो मूल समान है। ठीक है, तो m1 बराबर m2 बराबर m, तो तब हम समीकरण को f ऑफ d ऑफ d डैश ऑफ z बराबर हम क्या लिखते हैं? g ऑफ d एंड d डैश d माइनस m d डैश का स्क्वायर इंटू z बराबर 0। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो टर्म है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। अभी हम आपको इसका सोल्यूशन बता देंगे, क्योंकि दोनों मूल समान है तो स्क्वायर की टर्म बनेगी। ठीक है, तो समीकरण जो हमारे पास है d माइनस m d डैश का स्क्वायर इंटू जेड बराबर में 0। ठीक है, इस समीकरण का हल जो है वो 4 की तरह हो जाएगा। 4 का मतलब इसकी तरह पे, इसको हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम कर सकते हैं, अलग अलग कर दो, तो d माइनस m d डैश
और डी माइनस एम डी डैश जेड बराबर 0। अब इसको यू मानते हुए फिर सॉल्व करेंगे, तो पूरा सॉल्व करने जो थी फिर लैग्रांज समीकरण बनेगी। हमको इसका एंड में जो बनता है सी एफ पूरक फलन, उसका मान लिख लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण क्या बन के आएगी हमारे पास, जेड बराबर एक्स फाइव वाई प्लस एम एक्स प्लस साइन वाई प्लस एम एक्स। ठीक है, क्या क्या आएगा, जेड बराबर एक्स फाइव वाई प्लस एम एक्स और प्लस साइन वाई प्लस एम एक्स, जहां साइन तथा फाई स्वेच्छ फलन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे फंक्शन है, स्वेच्छ फंक्शन। तो ये तो हो गया आपका, इसको याद रखना है जब भी आपके पास रिपीटेड हो। ठीक है, जब आपके पास रिपीट हो यानी कि दो मूल्य कैसे हो, समान समान हो, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर इस प्रकार की टर्म रखेंगे, x यहाँ पे आएगा। ठीक है, और y प्लस एम एक्स साइन, और दो फंक्शन है साइन, दो फंक्शन अलग अलग तरह आएंगे। लेकिन ये जो सवाल है ना, ये हम जो है इसका एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कि क्या फंक्शन होते हैं, फाई और साइन कौन से होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसे यहाँ पे दो फलन ही जो है कि m1 बराबर क्या था, m1 प्लस एम और m2 बराबर m था, यानी दो रूट जो है दो मूल क्या थे, समान थे। अगर मोर देन 2, दो मूल से ज्यादा अगर समान हो तो, ठीक है, यदि समीकरण नंबर 1 के दो मूल समान हो और अन्य भिन्न भिन्न हो, वह अन्य भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग हों। ठीक है, अर्थात जो मूल हैं वो है m फिर m3 m4 और mn हो, तो व्यापक हल क्या होगा इसका, तो जो उसमें अलग अलग होंगे वो पहले की तरह हो जाएगा, पहले हमने पढ़ा था, और जो उसमें समान समान है उसमें आपको अलग लगा देंगे रूट। ठीक है, खाली x ही तो आगे आएगा बस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जेड बराबर साइन वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स फाइव वाई प्लस एम एक्स प्लस फाइव थ्री वाई प्लस एम एक्स m3 x। ठीक है, और प्लस फाइव एन वाई प्लस mn x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो थे दो मूल समान थे, अलग अलग थे, तो दो मूल समान थे उनको तो यहाँ लिख दिया ऐसे। बाकी यहाँ पे सब फाइव थ्री फाइव एन जो टर्म है वो बनता गया। ठीक है, तो अब आपके पास अगर तीन मूल समान हो तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, साइन वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक बार और। ठीक है, जो टर्म है आपके पास वो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर वाली आ जाएगी, वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स फाइव वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फाइव थ्री वाई प्लस m3 x या ms3 x एम एक्स आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास इस तरह से, और बाकी जो टर्म अगर इक्वल नहीं है तो वो ऐसे कैसे आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर आया था 5 3 5 4 5 5। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म मिल गई। एक नोट लिख लो यहाँ पे, क्योंकि आपको आगे डी और डी डैश बढ़ाना होगा तब जाके ये फॉर्म बनेगी। तो उसमें क्या हटाने के लिए क्या करते हैं, हम आपसे आया था कि डी की जगह पे क्या रखते हैं m और डी डैश की जगह पे क्या रखते हैं 1। ठीक है, सहायक समीकरण दिए हुए समीकरण में d को m तथा d डैश को 1 से प्रतिस्थापित कर सीधा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है,
ठीक है, इसका अर्थात क्या होगा, अर्थात यदि दिया हुआ समीकरण, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि डी की जगह तो एम लिख लो और डी की जगह पे क्या रख दो, 1 लिख दो। अर्थात दिया हुआ समीकरण एफ ऑफ डी डी डैश जेड बराबर 0 हो तो सहायक समीकरण क्या हो जाएगा, सी से कर दो आप। यहाँ पर डी आ रहा है, हम क्या लिख दोगे, एम, डी जैसा आ रहा है 1 बराबर में 0। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना, इजी। तो हमने सीखा कि सहायक समीकरण से मूल निकालकर सी एफ यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल करके देख लेते हैं इनके। तो देखिए, एग्जाम्पल सॉल्व यानी कि हल कीजिए। डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब माइनस के 3 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर डेल वाई प्लस 2 डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो दिए समीकरण को निम्न रूप में लिख सकते हैं, सबको चेंज करके लिखो, डी क्यूब, खाली एक्स एक्स का है तो डी वाली फॉर्म आ जाएगी, एक्स और वाई दोनों साथ में तो डी और डी डैश आ जाएगा। अब यहाँ देखो, दो यहाँ क्यूब आना चाहिए, दो नहीं क्यूब आएगा, क्योंकि दो तो इसके पास है और एक इसके पास है, तो टोटल कितना हो जाएगा, क्यूब। तो क्यूब आएगा तो डी और डी डैश दोनों मिलके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी है वाई भी है। तो डी कितना आएगा स्क्वायर में और डी डैश कितना आएगा 1 में, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 3। तो माइनस के 3 डी स्क्वायर डी डैश डी डैश प्लस 2 डी डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड बराबर 0। ठीक है, तो डी बराबर तो क्या है यहाँ पर, डेल अपॉन डेल एक्स, और डी डैश बराबर हमारे पास क्या है, डेल अपॉन डेल वाई। इसका ध्यान रखना हमको, क्योंकि यहाँ पे देखो डेल क्यूब है, ठीक है, और डेल क्यूब में यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई के ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो अब डी डैश किस लिए होता है, वाई के लिए, डी डैश के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और डी खाली आएगा अकेला। ठीक है, आप ध्यान रखना कि ऊपर क्यूब देखकर आप कैसे डिसाइड करते हो कि किसके ऊपर आना चाहिए डी, किसके ऊपर आना चाहिए डी स्क्वायर, तो वो डिपेंड होता है नीचे वाले से। अगर वाई के ऊपर स्क्वायर है तो डी डैश के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि वाई जो है वो डी डैश के लिए होता है और एक्स जो होता है वो डी के लिए होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया चीज़। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका हम सहायक समीकरण बनाएंगे। सहायक समीकरण बनाने के लिए क्या करना है, जहाँ पर डी है वहाँ पे हमें क्या रखना है, एम, और यहाँ पर डी डैश वहाँ पे हमें क्या रखना है 1। ठीक है, तो डी की जगह पर एम और डी डैश की जगह पर 1 रखकर सहायक समीकरण बनाने पर, ठीक है, इसलिए सहायक समीकरण होगा एम क्यूब, ठीक है, जहाँ पर डी है वहाँ पे रखना है वो एम और डी डैश रखना है 1। तो एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर में 0। ठीक है, एम क्यूब माइनस के 2m स्क्वायर एम माइनस के m प्लस के 2m बराबर में 0, m कॉमन आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस के 2 माइनस के 1 m माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई, यहाँ पर ऐसे स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m कॉमन, तो एम स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास m माइनस के 2, और यहाँ पर भी m कॉमन आ जाएगा m माइनस के 2। ठीक है, देन m स्क्वायर माइनस के m और m माइनस के 2 बराबर में 0, तो m कॉमन आ जाएगा, तो m माइनस के 1
और m माइनस 2 बराबर 0। तो अगर 0 करोगे तो क्या देगा, एक तो m बराबर 0, एक यहाँ से 1 और यहाँ से 2। ठीक है, तो दिक्कत नहीं, 3 मूल आ गए इसके। और तीनों मूल कैसे आए हैं, अलग अलग आए हैं। ठीक है, यहाँ पर तीनों मूल भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। अतः दिए हुए समीकरण का पूरक फलन होगा z बराबर phi1 y प्लस phi2 y प्लस एक्स प्लस phi3 y प्लस 2x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे देखो 0 के लिए क्या रखना है, y प्लस एम एक्स, फॉर्म वही तो है, y प्लस एम एक्स। m1 का मान कितना है 0, y प्लस m1 एक्स है ना, प्लस phi2 y प्लस m2 एक्स और प्लस phi3 y प्लस m3 एक्स। तो m1 m2 m3 का मान रख दिया हमने। ठीक है, m1 का मान क्या था 0, तो यहाँ 0 रख दिया तो खाली y रह गया। यहाँ रखा हमने m2 की जगह पर 1 तो x आ गया, और m3 जगह पर हमने कितना 2, तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला हमको पहले ही पता था। तो यह है दिए हुए समीकरण का व्यापक हल है। ठीक है, यह दिए हुए समीकरण का क्या है, व्यापक हल है। तो आपने एग्जांपल देखा, जैसा तो हम पहले भी देख चुके हैं, ये काम कर चुके हैं, लेकिन फर्क किसका था, डी और डी डैश का, और फर्क था इस वाले फॉर्मूले का। ठीक है, पहले फॉर्मूला होता था c1 e की पावर x e की पावर 2x mx, e की पावर x पे चलता था। यहाँ पर अलग फॉर्म है। तो आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको पता चल पाएगा कि कैसे कैसे आपको उसमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए एग्जाम्पल्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। CF निकालने के लिए इक्वल टू 0 होना चाहिए, और 0 नहीं है तो 0 बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आज के इतना ही, थैंक यू।